नमस्ते और इंडिया स्टेट स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है। इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा चलाया जाता है। रियासतों का विलीनीकरण हम सब जानते हैं, एक मुश्किल प्रक्रिया थी जिसके चलते नए राज्य 4 प्रशासनिक श्रेणियों पार्ट ए, बी, सी और डी में बढ़ गई। यह सीरीज मुख्य 3 कैटेगरी यानी पार्ट ए, बी और सी पर गौर करती है। पहले कुछ एपिसोड में हम भाग ए के अंतर्गत आने वाले राज्यों और उन्हें बनाने वाली रियासतों के विलय का पता लगाएंगे। मतलब वे राज्य जिनकी रियासतों को उनके संबंधित ब्रिटिश प्रांतों में मिला दिया गया था। इसमें सभी प्रकार की रियासतें शामिल थीं, जैसे कि बड़ौदा, कोल्हापुर जैसे बड़े राज्यों से लेकर संदूर जैसे छोटे और कम जाने पहचाने राज्य और गुजरात और उड़ीसा के छोटे राज्य। राज्यों के अधिकांश विलय समझौतों को, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के विलय समझौतों को एक तरह से प्रमाण बना के तैयार किया गया था और उनका प्रशासन प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। आइए अगले 11 एपिसोड में इनमें से प्रत्येक राज्य और राज्य समूहों की कहानी को अधिक विस्तार से सुनते हैं। ये सारे एपिसोड हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज की टीम ने लिखे आर्टिकल पर आधारित हैं। इन आर्टिकल की मदद से हमने ये चर्चा तैयार की है। आप शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल की लिंक पा सकते हैं। तो जैसा हमने सुना, पार्ट ए राज्य वो थे जहां रियासतों को ब्रिटिश प्रांतों में मिलाया गया। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर जा रहे हैं। हम कूच विहार रियासत के पश्चिम बंगाल में विलय की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, परत दर परत। बिल्कुल। हमारी जानकारी का आधार है एक दस्तावेज आर्टिकल 17.pdf। यस। और हमारा मकसद है कि इस विलय के पीछे की जो पूरी कहानी है, उसकी प्रक्रिया, जो अहम मोड़ आए और जो जटिलताएं थीं, उनको समझा जाए। हाँ, सही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कूच बिहार कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी। 1947 में भारत की आज़ादी से काफ़ी पहले इसका अपना एक लंबा इतिहास था, अपनी अलग परंपराएं थीं, जिनका जिक्र हमें राजमाला जैसे पुराने बंगाली ग्रंथों में मिलता है। ये बेसिकली वहाँ के राजाओं और इतिहास का लेखा जोखा है। अच्छा, राजमाला। हाँ, सदियों तक यहाँ कूच राजवंश का शासन रहा। और एक मजेदार बात यह है कि काफी पहले, मतलब 1773 में ही कूच बिहार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि कर ली थी। ओह, 1773 में। जी। और उस वक्त के राजा ने इसे बंगाल प्रांत में मिलाने पर सहमति भी जताई थी। कागजों में इसे बंगाल के जिलों में शामिल भी किया गया। लेकिन इसके बाद भी करीब 100 साल बाद 1873 तक भी ये स्थिति थोड़ी धुंधली सी थी कि इसे राज्य माने या सिर्फ एक बड़ी जमींदारी। आखिरकार ये तय हुआ कि टेक्निकली ये ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं है, इसकी अपनी एक अलग पहचान बनी रही। अच्छा, तो एक अलग पहचान थी, भले ही स्थिति थोड़ी अस्पष्ट रही हो। अब अगर विलय के वक्त की बात करें तो कैसी थी ये रियासत? साइज, आबादी? हाँ, दस्तावेज बताता है कि क्षेत्रफल करीब 1318 वर्ग मील था। ठीक है। और आबादी लगभग 6.5 लाख के आसपास। और आर्थिक तौर पर भी कमजोर नहीं थी। सालाना राजस्व कोई 1.11 करोड़ रुपए के आसपास था। 1.11 करोड़ रुपए? उस जमाने में तो ये काफी बड़ी रकम होगी। बिल्कुल। और खास बात यह कि ये खाने पीने के मामले में, अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर था, बल्कि सरप्लस था, जरूरत से ज्यादा पैदा होता था। अच्छा, सरप्लस फूड प्रोडक्शन। हाँ, और इस आर्थिक तस्वीर में एक और चीज अहम थी, तंबाकू की खेती। तंबाकू? हाँ, दस्तावेजों के मुताबिक यहाँ बहुत बढ़िया किस्म का तंबाकू उगता था और उसके एक्सपोर्ट से ही, निर्यात शुल्क से, सालाना करीब 40 लाख रुपए आते थे। 40 लाख सिर्फ तंबाकू से? जी। ये उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी और रियासत की आर्थिक सेहत का एक बड़ा हिस्सा था। यह आर्थिक मजबूती भी शायद एक कारण रही होगी कि वो अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहते थे। और इसकी लोकेशन, भौगोलिक स्थिति, वो तो नक्शे पे देखने से ही लगता है कि काफी संवेदनशील जगह पर था। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। इसकी सीमाएं देखिए, तब के पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, उससे लगती थी। हाँ। पश्चिम बंगाल से लगती थी और असम से भी। तीनों तरफ से। हाँ, ये जो बॉर्डर वाली स्थिति थी, ये इसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाती थी, खासकर आजादी और बंटवारे के बाद के माहौल में। सही बात है। लेकिन यही स्थिति प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां भी लाती थी। एक तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर, दूसरी तरफ भारत के ही 2 अलग अलग प्रांत। और इलाका भी एक जैसा नहीं था।
कुछ मैदानी था, कुछ पहाड़ी। तो ऐसे में एक स्थिर, एक मजबूत प्रशासन की जरूरत तो साफ महसूस हो रही थी, खासकर जब पड़ोसी इलाके थोड़े अस्थिर हो सकते थे। हाँ, समझ आता है। अच्छा, भौगोलिक और आर्थिक स्थिति के अलावा एक और बड़ी अनोखी और मतलब जटिल समस्या थी जिसका जिक्र है दस्तावेज में, एन्क्लेव या छीट महल। हाँ, छीट महल। ये क्या चीज थी और ये इतनी बड़ी समस्या क्यों बन गई? छीट महल, जैसा बंगाली में कहते हैं, एनक्लेव मतलब ऐसे जमीन के टुकड़े होते हैं जो हैं तो एक देश के, हाँ, लेकिन चारों तरफ से किसी दूसरे देश की जमीन से घिरे हुए हैं। ओके। और कूच बिहार और पास के रंगपुर, जो बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इनके बीच ऐसे दर्जनों छोटे बड़े एनक्लेव थे। दर्जनों? हाँ। अब यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। एक कहानी या कह लीजिए लोक कथा बहुत मशहूर है। अच्छा। कि इन एनक्लेव्स की शुरुआत हुई थी कूच बिहार के महाराजा और रंगपुर के मुगल फौजदार के बीच एक शतरंज की बाजी से। क्या? शतरंज की बाजी? हाँ, कहते हैं उन्होंने बाजी पर गांव लगा दिए थे। हार जीत में गांव इधर उधर हो गए। शतरंज के खेल में गांव हार जाना, ये सच माना जाता है या बस एक कहानी है? कमाल है। हाँ, देखिए कहानी की सच्चाई जो भी हो, हाँ, लेकिन इसका नतीजा खासकर 1947 के बाद वो बहुत गंभीर था। वो कैसे? बंटवारे के बाद क्या हुआ कि भारत के एनक्लेव्स पूर्वी पाकिस्तान के अंदर फंस गए, हाँ। और पूर्वी पाकिस्तान के एनक्लेव्स भारत के अंदर। ओहो। इसका नतीजा ये हुआ कि इन एनक्लेव्स में जो हजारों लोग रह रहे थे, वो दशकों तक एक बहुत ही अजीब सी हालत में फंसे रहे। वो लगभग स्टेटलेस थे, राज्यविहीन। स्टेटलेस मतलब नागरिकता भी नहीं। हाँ, सोचिए ना, उन्हें ना भारत की नागरिकता का कोई लाभ मिलता था, जी। न पाकिस्तान का, न बाद में बांग्लादेश का। बाप रे, उन्हें सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल, ये जो बुनियादी सरकारी सुविधाएं होती हैं वो तक नहीं मिलती थीं, क्योंकि कोई भी देश उन तक आसानी से पहुंच ही नहीं सकता था, न उनकी जिम्मेदारी लेना चाहता था। ये सिर्फ एक प्रशासनिक सिरदर्द नहीं था, ये एक मानवीय त्रासदी थी। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। दशकों तक इसका कोई हल नहीं निकला। फिर कोशिशें हुई, बहुत कोशिशें हुई। 1974 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, LBA। हाँ, LBA। उसमें इन एनक्लेव्स के आदान प्रदान का प्रावधान था, लेकिन कई राजनीतिक संवैधानिक वजहों से वो समझौता उस समय पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। अच्छा। मामला दशकों तक लटका रहा। आखिरकार 2015 में जाकर भारत और बांग्लादेश की सरकारों ने इस समझौते को फाइनल किया और लागू किया। 2015 में? इतने साल बाद? जी। इसके तहत न सिर्फ एनक्लेव्स का आदान प्रदान हुआ, बल्कि कुछ और जमीनें थी जिन्हें एडवर्स पोजेशन कहते हैं, मतलब जमीन एक देश की, कब्जा दूसरे का, उनका भी निपटारा हुआ। ओके। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे लेन देन में कुल मिला के बांग्लादेश को भारत की तुलना में थोड़ा ज्यादा क्षेत्र मिला। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एनक्लेव का मामला नहीं था, बल्कि भारत बांग्लादेश के बीच सीमा तय करने का एक बड़ा और पुराना मुद्दा था जो सुलझा। चलिए, देर से ही सही, ये गुत्थी सुलझ तो गई, लेकिन वापस विलय की प्रक्रिया पर आते हैं। 1947 में आज़ादी मिली, रियासतों का विलय शुरू हुआ। उस समय कूच बिहार में क्या माहौल था? क्या सब ठीक था विलय को लेकर? नहीं, माहौल कह सकते हैं कि काफी अनिश्चित था और कुछ हद तक अस्थिर भी। दस्तावेज बताता है कि उस समय भारत सरकार के जो रियासती मामलों के सचिव थे, VP मेनन। हाँ, VP मेनन, सरदार पटेल के साथ। बिल्कुल सरदार पटेल के दाहिने हाथ। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में चिंता जताई थी। उन्हें लग रहा था कि कूच बिहार की जनता में थोड़ी बेचैनी है, और वहां के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, हिम्मत सिंह माहेश्वरी, उनके बारे में शक था कि वो शायद भारत संघ के खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं। ओह। ऐसी खुफिया रिपोर्टें भी थीं कि बॉर्डर के पार से, मतलब पाकिस्तान की तरफ से, कूच बिहार में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिशें हो रही थीं। यानी अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ से चुनौतियां थीं। तो फिर भारत सरकार ने क्या किया? क्या फौरन विलय का फैसला ले लिया? नहीं, फौरन विलय नहीं हुआ। VP मेनन और सरदार पटेल ने स्थिति की नजाकत को समझा। देखिए, सीमावर्ती इलाका था, अंदरूनी अस्थिरता का डर था, बाहर से दखलंदाजी की कोशिशें थीं। इन सब को देखते हुए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। क्या रास्ता था वो? फैसला ये हुआ कि कूच बिहार को सीधे किसी मौजूदा प्रांत जैसे पश्चिम बंगाल या असम में मिलाने के बजाय इसे फिलहाल एक चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बनाया जाए। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस मतलब सीधे केंद्र सरकार के अधीन। एक तरह से यह अस्थायी व्यवस्था थी। पहला मकसद था कि स्थिति को कंट्रोल में लाया जाए, प्रशासन को स्थिर किया जाए।
अच्छा। उसके बाद ही किसी बड़े प्रांत के साथ विलय पर आखिरी फैसला लिया जाना था। वीपी मेनन ने इस पर जोर दिया और सरदार पटेल को भी मनाया कि तेजी से कदम उठाना जरूरी है ताकि बाहरी ताकतें हालात का फायदा ना उठा लें। तो ये एक तरह से टाइम लेने जैसा था मामले को संभालने के लिए। लेकिन ये अस्थायी व्यवस्था कब तक चली और आखिर में पश्चिम बंगाल में ही विलय क्यों हुआ, कैसे हुआ? असम या अलग रखने का विकल्प नहीं था? ये महत्वपूर्ण सवाल है। महाराजा ने विलय समझौते पर दस्तखत तो कर दिए 30 अगस्त 1949 को। अगस्त 49 में। हाँ, जिसके तहत उन्होंने शासन के सारे अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए। 12 सितंबर 1949 से भारत सरकार ने इसे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस के तौर पर चलाना शुरू भी कर दिया। ठीक। लेकिन यह व्यवस्था वाकई बहुत थोड़े समय के लिए रही। कुछ ही महीनों के अंदर दिसंबर 1949 में सरदार पटेल ने पश्चिम बंगाल के जो तब के प्रमुख थे, प्रीमियर कहते थे, हाँ, डॉक्टर बीसी रॉय, बिल्कुल कद्दावर नेता डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, उनसे सलाह मशवरा किया और दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद यह तय हुआ कि कूच बिहार का विलय पश्चिम बंगाल में करना ही सबसे ज्यादा व्यवहारिक और सही रहेगा। अच्छा, तो डॉक्टर रॉय से बात करके फैसला हुआ? हाँ, शायद भौगोलिक नजदीकी, सांस्कृतिक जुड़ाव, प्रशासनिक सुविधा, इन सब बातों को ध्यान में रखा गया होगा। असम का विकल्प शायद ज्योग्राफिकल या भाषाई कारणों से उतना ठीक ना लगा हो और इसे अलग राज्य बनाए रखने के लिए शायद ये उतना बड़ा या संसाधन वाला नहीं माना गया हो। समझ गए। तो जब पश्चिम बंगाल में विलय का फैसला हो गया तो जाहिर है कूच बिहार के लोगों के लिए, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, शासक के लिए कुछ शर्तें या आश्वासन तो दिए गए होंगे। क्या कहता है दस्तावेज? हाँ बिल्कुल, विलय ऐसे ही नहीं हुआ। समझौते में कई अहम आश्वासन थे जिनका जिक्र दस्तावेज में है। सबसे पहली और बुनियादी बात तो ये थी कि कूच बिहार राज्य के शासन से जुड़े सारे पूर्ण और अनन्य अधिकार, क्षेत्राधिकार और शक्तियां भारत की डोमिनियन सरकार को सौंप दी गईं। ठीक है। लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर बीसी रॉय ने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कुछ वायदे किए। क्या वायदे थे वो? पहला, कि कूच बिहार को एक अलग जिले का दर्जा मिलेगा और इसका हेडक्वार्टर कूच बिहार शहर में ही रहेगा। ओके, अलग जिला। दूसरा, जो मौजूदा प्रशासनिक ढांचा है उसे एकदम से नहीं बदला जाएगा। इसे पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंसी डिवीजन का हिस्सा बनने में 3 से 6 महीने का एक ट्रांजिशन पीरियड लगेगा ताकि चीजें आराम से सेटल हो सकें। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई। आम लोगों और वहां जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे उनके भविष्य का क्या? उनके लिए भी प्रावधान थे। वादा किया गया कि कूच बिहार की आबादी के हिसाब से उन्हें पश्चिम बंगाल की प्रांतीय विधायिका में प्रतिनिधित्व मिलेगा। ठीक है। और जो लोग रियासत की नौकरी में थे उन सभी राज्य कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल सरकार अपनी सेवा में लेगी। और उनकी जो सर्विस कंडीशंस होंगी, हाँ, वो पहले से कम फायदेमंद नहीं होंगी। हाँ, और अगर किसी वजह से कुछ लोगों को हटाना पड़े, छटनी करनी पड़े, तो उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। ये आश्वासन कर्मचारियों की चिंता दूर करने के लिए बहुत जरूरी था। और रियासत की संपत्ति और पूर्व शासक के अपने अधिकार, उनका क्या हुआ? दस्तावेज बताता है कि विलय के समय कूच बिहार रियासत के खजाने में करीब 1.5 करोड़ रुपए थे। 1.5 करोड़? हाँ, वादा किया गया कि ये पैसा कूच बिहार के लोगों के भले के लिए वहीं पर नेशन बिल्डिंग स्कीम्स पर खर्च किया जाएगा। अच्छा। जहां तक शासक यानी महाराजा का सवाल है, उनसे शासन की शक्तियां तो ले ली गईं, लेकिन उनकी उपाधियां, उनके सम्मान और उनकी जो निजी संपत्ति थी उसे बनाए रखा गया। साथ ही उन्हें सालाना 8.5 लाख रुपए का प्रीवी पर्स देने का भी वादा किया गया। प्रीवी पर्स, हाँ, वो तो कई रियासतों को मिला था। जी, ये एक तरह का भत्ता या पेंशन थी पूर्व शासकों के लिए। शुरुआत में ये पैसा विलय हुए इलाके के रेवेन्यू से दिया जाना था, लेकिन बाद में इसे भारत सरकार के सेंट्रल बजट का हिस्सा बना दिया गया। और इस पूरे विलय को कानूनी जामा पहनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धारा 290A का इस्तेमाल हुआ। धारा 290A? हाँ, ये धारा केंद्र सरकार को अधिकार देती थी कि वो विलय करने वाली रियासतों को या तो गवर्नर के प्रांत का हिस्सा बना दे या फिर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस के तौर पर चलाए। इस तरह कूच बिहार कानूनी तौर पर पश्चिम बंगाल का हिस्सा बन गया और ये विलय 1 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 1 जनवरी 1950? जी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पूरी कवायद एक नाजुक संतुलन साधने की कोशिश थी। एक तरफ रियासत को भारत संघ में पूरी तरह मिलाना और दूसरी तरफ स्थानीय पहचान, प्रशासन की कंटिन्यूटी और कर्मचारियों के हितों का सम्मान करना। सुनने में तो ये काफी व्यवस्थित प्रक्रिया लग रही है जिसमें काफी सोच विचार किया गया। लेकिन क्या ये विलय पूरी तरह से, मतलब बिना किसी विवाद के मान लिया गया? क्या बाद में इसे लेकर कोई सवाल नहीं उठे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह निर्विवाद रहा।
जैसा अक्सर होता है ऐसे ऐतिहासिक विलयों के साथ। कुछ समय बाद या कहें कि दशकों बाद इस पर सवाल उठने शुरू हुए। अच्छा। दस्तावेज में जिक्र है कि 1998 में यानी विलय के लगभग 50 साल बाद ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन यानी GCPA नाम का एक संगठन बना। GCPA 1998 में? हाँ, और इस संगठन का मुख्य दावा, जैसा कि कुमार 2012 के सोर्स में बताया गया है, ये था कि जिस तरह से कूच बिहार को पश्चिम बंगाल में मिलाया गया वो मूल विलय समझौते की शर्तों का उल्लंघन था। उल्लंघन? किस तरह का उल्लंघन? क्या आरोप था उनका? उनका आरोप ये था कि कूच बिहार को पश्चिम बंगाल जैसे एक पार्ट ए राज्य यानी एक फुल फ्लेज्ड प्रांत में मिलाना अवैध था। पार्ट ए राज्य? हाँ, उस समय भारत में राज्यों की श्रेणियां थी, पार्ट ए, बी, सी। पार्ट ए मतलब बड़े प्रांत। उनका कहना था कि मूल वादा या समझ ये थी कि कूच बिहार को एक पार्ट सी राज्य बनाया जाएगा। पार्ट सी? वो क्या होता था? पार्ट सी राज्य छोटे प्रशासनिक क्षेत्र होते थे जिन्हें सीधे केंद्र सरकार चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए चलाती थी। जैसे उस समय दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा थे। अच्छा, तो दिल्ली जैसा दर्जा? हाँ, कुछ वैसा। तो GCPA का तर्क था कि कूच बिहार को यही दर्जा मिलना चाहिए था, न कि उसे पश्चिम बंगाल में मिला देना चाहिए था। अच्छा, तो ये पार्ट ए और पार्ट सी राज्यों के दर्जे का फर्क उनके दावे का आधार बना? तो फिर इस संगठन की मांग क्या थी? उनकी मांग सीधी थी। जैसा सोर्स में दर्ज है, वो चाहते थे कि पश्चिम बंगाल के साथ हुए इस विलय को रद्द किया जाए। रद्द किया जाए? हाँ, और कूच बिहार के महाराजा और भारत सरकार के बीच जो मूल विलय समझौता हुआ था, जैसा वो उसे समझते थे, उसे लागू किया जाए। यानी कूच बिहार को एक अलग प्रशासनिक इकाई, शायद पार्ट सी राज्य जैसा, उसका दर्जा दिया जाए। हाँ, और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये GCPA का पक्ष है जो हमें स्रोत से पता चलता है। ये हमारी अपनी व्याख्या या समर्थन नहीं है। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना जरूरी है। लेकिन ये मामला अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे एक अहम सवाल जरूर उठता है कि कैसे दशकों पहले हुए ऐतिहासिक समझौते, जिनकी व्याख्या समय के साथ अलग अलग हो सकती है, वो बाद में भी क्षेत्रीय पहचान, राजनीतिक आकांक्षाओं और विवादों का केंद्र बन सकते हैं। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया, चाहे कितने भी जरूरी क्यों ना लगी हो, उसकी अपनी जटिलताएं होती हैं, जिनकी परतें सालों बाद भी खुलती लेती हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे कूच बिहार एक पुरानी रियासत जिसकी अपनी खास पहचान और इतिहास था। बिल्कुल। वो आज़ादी के बाद के दौर की रणनीतिक ज़रूरतों और जटिल बातचीत के बीच से गुजरी। पहले अस्थायी तौर पर केंद्र शासित हुई, फिर कई आश्वासनों के साथ पश्चिम बंगाल का हिस्सा बनी। हमने एन्क्लेव जैसी एक अनोखी और मानवीय समस्या और उसके आखिरकार निकले समाधान को भी समझा। हाँ, वो भी बहुत अहम था। और अंत में हमने ये भी देखा कि विलय के कई दशकों बाद भी उस समझौते की व्याख्या को लेकर सवाल उठाए गए। ये दस्तावेज ने हमें इस पूरी प्रक्रिया की अंदरूनी जानकारी दी, उसके पीछे की सोच और जो बारीकियां शामिल थीं उन्हें समझने में मदद की। बिल्कुल। और शायद अंत में सोचने के लिए एक विचार ये है कि भारत की रियासतों का एकीकरण, जो बेशक राष्ट्रीय एकता के लिए एक ऐतिहासिक और जरूरी कदम था, उसमें अक्सर ऐसे जटिल समझौते और वायदे शामिल थे जिनकी विरासत और व्याख्या पर दशकों बाद भी बहस जारी रह सकती है। ये हमें इस बात पे सोचने को मजबूर करता है कि अतीत के फैसले और समझौते वर्तमान की क्षेत्रीय पहचानों और राजनीतिक मांगों को किस तरह से लगातार प्रभावित करते रहते हैं। यह अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिस पर और भी गहराई से विचार किया जा सकता है।